अभी सुन रहे हैं प्रभात खबर का संपादकीय प्रभात। दिन है मंगलवार, तारीख है 7 फरवरी 2023। विषय है प्रधानमंत्री का चेहरा ही मुख्य चुनावी रणनीति। बजट के आंकड़ों का स्वप्निल लक्ष्यों की संभावना से अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तौर तरीकों को आधुनिक अर्थशास्त्र माना जाए तो साहसी दांवपेच और मायावी निर्देश सत्ता के गुण होते हैं। वे बड़े आंकड़ों में दक्ष हैं। देश को आधे दशक में $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाना कुछ ही समय की बात है। वर्ष 2014 से हर भारतीय बजट आंकड़ों पर आधारित रहा है, न कि एक निर्धारित आर्थिक विचारों पर, जिनसे अपनी गति से चलती अर्थव्यवस्था की आधारभूत संरचना में शायद ही कभी बदलाव आता है। पर वे एक अभिजन आख्यान के वाहन होते हैं। सभी 9 मोदी बजटों में अचरज पैदा करने वाले तत्व रहे हैं, लेकिन इस बार के बजट में ऐसा नहीं है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा बजट पेश करने से एक सप्ताह पहले सब कुछ जानने वाले अर्थशास्त्री, उद्योग जगत के नेता, मामूली जानकारी वाले नेता और पत्रकार विश्वास के साथ घोषणा कर रहे थे कि मध्य वर्ग के लिए कर छूट मिलेगी, पूंजी व्यय बढ़ेगा और इंफ्रास्ट्रक्चर में आवंटन होगा। जब सीतारमण ने अपना बजट पढ़ा तो उसमें बड़े सपने नहीं थे और न ही कुछ उल्लेखनीय था। भले ही प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि इस बजट में सबके लिए कुछ न कुछ है, आयकर में छूट सुर्खियों में रही। कारोबारी मंचों ने स्वाभाविक रूप से अधिक खर्च के वादे पर सरकार की प्रशंसा की ताकि उनकी मांग बनी रहे। लेकिन क्यों इसमें बड़े आंकड़े नहीं हैं? नॉर्थ ब्लॉक के बाजीगर समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उनसे बड़ा सोचने या कोई आकर्षक कारक बनाने के लिए नहीं कहा गया। चूँकि सरकार को सलाह देने वाले अधिकतर आर्थिक विशेषज्ञ अपने विचारों की तुलना में अपनी डिग्रियों के लिए जाने जाते हैं, इसलिए उनके लिए कुछ नया सोच पाना असंभव सा है। बहरहाल कहीं सुनी बातें इंगित करती हैं कि मध्यस्तरीय नौकरशाहों ने 5 ट्रिलियन विचार की तरह 50 लाख करोड़ का बजट होने की बात प्रसारित करने का प्रयास किया। अनौपचारिक वार्ताओं के दौरान अनाम अर्थशास्त्रियों, सेवानिवृत्त अधिकारी, उद्योग जगत के नेता और श्रम एवं किसान संघों के नेताओं ने प्रधानमंत्री कार्यकाल और वित्त मंत्रालय को सरकारी खर्च बढ़ाने के लिए सुझाव दिया। उन्होंने सोचा कि यह कोई आदर्शवादी अवधारणा नहीं है, क्योंकि सरकारी खर्च 2021-22 के 32 लाख करोड़ से बढ़ाकर 38 लाख करोड़ रुपये हो गया है। प्रशासनिक स्तर पर हिसाब किताब करने वालों ने पूंजी व्यय में 1 लाख करोड़ रुपये बढ़ाने तथा स्वास्थ्य, शिक्षा आदि सामाजिक क्षेत्रों में आवंटन कम से कम 30% बढ़ाने का सुझाव दिया था। किसानों की नाराजगी को देखते हुए उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि कृषि क्षेत्र को अतिरिक्त आवंटन दिया जाए, लेकिन आंकड़ों को जोड़ने पर प्रस्तावित खर्च और आय के स्रोत में बड़ी खाई देखी गई। बढ़ते घाटे को लेकर सरकार की पहले से ही आलोचना हो रही थी। ऐसे में मनरेगा और केंद्र द्वारा पोषित लगभग 58 कार्यक्रमों में आवंटन बढ़ाने की जगह रेलवे और आवास क्षेत्र में अधिक आवंटन किया गया, लेकिन 45 लाख करोड़ रुपये का आवंटन अभी भी स्वप्निल लक्ष्य से 5 लाख करोड़ पीछे है।
सीतारमण ने पार्टी की कई छोटे आंकड़े दिए जिनके आधार पर वे अमृतकाल के पहले बजट को लेकर लोगों के बीच जा सकें। मुख्यमंत्रियों के लिए चुनाव सरदर्द भी है और उम्मीद भी। कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्रियों और दावेदारों की नींद उड़ी हुई है। आंतरिक विद्रोहों के चलते वे जीत को लेकर असमंजस में हैं। कांग्रेस के दो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और भूपेश बघेल अस्वस्थ दिख रहे हैं, लेकिन कर्नाटक में एस.आर. बोम्मई और मध्य प्रदेश के शिवराज चौहान मुश्किल में हैं। भाजपा के दोनों मुख्यमंत्री असली और नए आने वालों के बीच फंसे हैं। चौहान ने 3 बार जीत हासिल की है और अस्थायी एवं अधिक सरकार की दी हैं। वे बहुत सक्रिय भी हैं और कार्यकर्ताओं के लिए उपलब्ध भी रहते हैं। वे राज्य में भाजपा के सबसे लोकप्रिय पिछड़े चेहरे हैं और सबसे ऊर्जावान भाजपाई मुख्यमंत्रियों में एक हैं। उनकी कोई राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा भी नहीं है और वे अटल आडवाणी युग के एकमात्र मुख्यमंत्री हैं। लेकिन बहुत से केंद्रीय नेता मोदी को बता रहे हैं कि चौहान के खिलाफ मजबूत एंटी इनकम्बेंसी है और अब कोई युवा चेहरा लाया जाना चाहिए। कर्नाटक में भी बोम्मई को हटाने का दबाव है। सरकारी कामकाज को लेकर भी उनकी आलोचना हो रही है तथा उन्हें कांग्रेस की चुनौती का सामना भी करना पड़ रहा है। इन 2 राज्यों में 55 लोकसभा सीटें हैं, इसलिए मोदी और उनकी टीम के लिए कोई बड़ा कदम उठाने से पहले काफ़ी सोच विचार कर रहे हैं। राजस्थान और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्रियों वसुंधरा राजे और रमन सिंह को नाम मात्र का राष्ट्रीय उत्तरदायित्व देने से इंगित होता है कि उन्हें किनारे कर दिया गया है। अंदर के लोगों का मानना है कि इनके सहयोग के बिना इन राज्यों में भाजपा के लिए मामूली गुंजाइश रह जाएगी। अब मोदी पर निर्भर करता है कि वे क्या करते हैं। अब तक डबल इंजन की सरकार भाजपा के लिए केवल एक राजनीतिक नारा थी। अब राज्यों को प्रधानमंत्री कार्यकाल के सहयोग से विकास का संभावित इंजन होने का नया लेवल दिया गया है। बीते 5 वर्षों से हर प्रचार सामग्री पर प्रधानमंत्री के साथ संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री की तस्वीर रहती आई है। अब पहली बार राज्य और केंद्र की नौकरशाही भाजपा शासित राज्यों में साथ काम करेगी ताकि विजन मोदी को ठीक से लागू किया जा सके। मुख्य सचिव, पुलिस प्रमुख और जनसंपर्क विभाग के प्रमुख समेत राज्य के प्रमुख अधिकारियों को प्रधानमंत्री की पसंदीदा योजनाओं को लागू करने के लिए सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय से संपर्क रखने की सलाह दी गई है। सूचना और प्रसार के अधिकारी प्रधानमंत्री कार्यकाल और पार्टी के मीडिया विभाग के सीधे संपर्क में है ताकि प्रसार सामग्री पर सलाह हो सके। उन्हें संदेह और संदेशवाहक यानी प्रधानमंत्री में एक सुनिश्चित करना है। नींव रखने तथा पुरानी योजनाओं के उद्घाटन का पूरा कैलेंडर बनाया जा चुका है ताकि आगामी 15 महीनों तक प्रधानमंत्री मोदी को टीवी चैनलों के प्राइम टाइम में और अखबारों के पहले पन्ने पर प्रमुखता से जगह मिलना सुनिश्चित किया जा सके। राज्यों को कहा गया है कि वे अपने बजट में प्रचार के मद में भारी आवंटन करें, भले ही इसके लिए अन्य विभागों के आवंटन में कटौती करना पड़े। पार्टी को भरोसा है कि प्रधानमंत्री की हर जगह मौजूदगी से मुख्यमंत्री की शक्ति और स्वीकार्यता भी बढ़ेगी। अगला विषय है रक्षा उद्योग में वृद्धि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश के सबसे बड़े हेलीकॉप्टर निर्माण संयंत्र के उद्घाटन के साथ भारत
ने रक्षा उद्योग के क्षेत्र में लंबी छलांग लगाई है। कर्नाटक के बंगलुरु के निकट स्थित इस संयंत्र में आगामी 2 दशकों में 1000 से अधिक हेलीकॉप्टर का उत्पादन होगा। इस पूरे कारोबार का आकार 4 लाख करोड़ रुपए से अधिक होने का अनुमान है। प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत बनाने के संकल्प को साकार करने की दिशा में यह बहुत बड़ी पहल है। उल्लेखनीय है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा निर्मित होने वाले इस बहुआयामी हेलीकॉप्टर का डिजाइन और इसकी तकनीक देश में ही विकसित किए गए हैं। प्रारंभ में लगभग 30 हेलीकॉप्टर बनाए जाएंगे और चरणबद्ध तरीके से इनकी संख्या पहले 60 और फिर 90 के आसपास की जाएगी। पहले हेलीकॉप्टर का सफल परीक्षण भी किया जा चुका है। इस संयंत्र की आधारशिला 2016 में प्रधानमंत्री मोदी ने ही रखी थी। जानकारों का मानना है कि महामारी की बाधा नहीं आती तो इसे पहले ही शुरू किया जा सकता था। बीते कुछ वर्षों से केंद्र सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं में यह लक्ष्य भी शामिल है कि रक्षा उपकरणों के लिए दूसरे देशों से होने वाले आयात पर निर्भरता को घटाया जाए। इस क्षेत्र में निजी उपक्रमों की भागीदारी बढ़ाने के साथ विदेशी कंपनियों के साथ संयुक्त उपक्रम लगाने एवं विदेशी निवेश लाने के लिए भी प्रयास हो रहे हैं। रक्षा मंत्रालय ने सैकड़ों ऐसी वस्तुओं की सूचना तैयार की है जिनकी खरीद केवल देश में ही की जा सकती है। यह भी गौरव की बात है कि भारत हथियारों और सैन्य वस्तुओं का निर्यात भी व्यापक पैमाने पर कर रहा है। वर्ष 2017 और 2021 के बीच भारत का रक्षा निर्यात 1520 करोड़ रुपये से बढ़कर 8435 करोड़ रुपये हो गया। इस क्षेत्र के विकास की गति का अनुमान इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि 2021-22 में निर्यात का आंकड़ा 14,000 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। आत्मनिर्भर भारत बनाने के प्रधानमंत्री मोदी के आह्वान में यह संकल्प भी निहित है कि देश की आवश्यकताओं के लिए तो देश में उत्पादन तो होगी ही, लेकिन इसके साथ ही गुणवत्तापूर्ण उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी उपलब्ध कराया जाएगा। इससे आयात पर निर्भरता में कमी के साथ लागत का खर्च भी घटेगा। साथ ही हम देश के सीमावर्ती क्षेत्रों की भौगोलिक स्थिति के अनुरूप हथियार बना पाएंगे। हल्के टैंकों और हेलीकॉप्टरों को नदी क्षेत्र तथा लद्दाख जैसे दुर्गम इलाकों में भी तैनात किया जा सकेगा। अगला विषय है किशोरों के लिए सुरक्षित हो इंटरनेट। वर्ष 2023 में इंटरनेट सुरक्षा दिवस 7 फरवरी को लगभग 200 देशों में मनाया जा रहा है। इंटरनेट सुरक्षा दिवस पहली बार 2004 में सुरक्षित इंटरनेट कार्य योजना के तहत यूरोपीय संघ द्वारा वित्तपोषी सेफ बॉर्डर्स परियोजना की एक पहल के रूप में मनाया गया था। वर्ष 2005 में सुरक्षित इंटरनेट केंद्र के नेटवर्क इनसेफ द्वारा इंटरनेट सुरक्षा दिवस मनाया गया। पिछले 19 वर्षों में इंटरनेट सुरक्षा दिवस अपने पारंपरिक भौगोलिक क्षेत्र से निकलकर सभी महाद्वीपों के करोड़ों इंटरनेट उपभोक्ता तक पहुंचा चुका है। साइबर बुलिंग, सोशल नेटवर्किंग से लेकर डिजिटल पहचान तक प्रत्येक वर्ष इंटरनेट सुरक्षा दिवस का उद्देश्य उभरते हुए ऑनलाइन मुद्दों और इंटरनेट संबंधित भ्रांतियों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। वर्ष 2023 के इंटरनेट सुरक्षा दिवस का विषय वांट टू टॉक अबाउट इट है। इस वर्ष के इंटरनेट सुरक्षा दिवस का मकसद 3 ज्वलंत सवालों के उत्तर ढूंढना है। पहला, बच्चों और युवाओं के लिए वास्तव में क्या मायने रखता है। दूसरा, वे क्या बदलाव देखना चाहते हैं। तीसरा, बच्चों और युवाओं को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करने के लिए हम सब मिलकर कैसे काम कर सकते हैं। संक्षेप में कहें तो बच्चों और
युवा इंटरनेट उपभोक्ताओं के जीवन से जुड़े पहलुओं के बारे में बातचीत के लिए ऑनलाइन मंच बनाना। हर आयु वर्ग के लोग इंटरनेट का इस्तेमाल करने लगे हैं, जिसमें बच्चे और नवयुवा उपभोक्ताओं का अनुपात भी बढ़ रहा है। इंटरनेट सूचना का एक समृद्ध भंडार है जो अक्सर बच्चों और अवयस्क उपभोक्ताओं के लिए अभिशाप भी साबित होता है। छोटी उम्र के उपभोक्ताओं के खिलाफ साइबर उत्पीड़न की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। विभिन्न रिपोर्ट के अनुसार ब्रिटेन में 45% से अधिक और अमेरिका में 34% बच्चे कम से कम एक बार साइबर बुलिंग का शिकार बन चुके हैं। विकसित देशों में बच्चों को अमूमन 11वें जन्मदिन से पहले ही साइबर अपराधों का सामना करना पड़ता है। वहाँ बच्चों को कम उम्र में ही आधुनिक डिजिटल उपकरणों को उपयोग करने का मौका मिल जाता है। यूनान, फ्रांस और हंगरी जैसे कई देशों में संपादित शोध 13 से 15 के आयु वर्ग को सबसे असुरक्षित अवधि के रूप में चिन्हित करते हैं। हमारे देश भारत में भी किशोर उपभोक्ताओं के खिलाफ साइबर अपराध बढ़ते जा रहे हैं। 2022 में भारत में साइबर बुलिंग के सबसे ज़्यादा मामले सामने आए। 38% से अधिक भारतीय माता पिता ने उनके बच्चों के खिलाफ ऑनलाइन प्रताड़ना की पुष्टि की है। किसी व्यक्ति या समूह को धमकाने, गाली देने या उस पर हावी होने के इरादे से तत्कालीन संदेशन यानी इंटरनेट मैसेजिंग, सोशल मीडिया, ईमेल और अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों का उपयोग साइबर बुलिंग है। साइबर बुलिंग और साइबर स्टॉकिंग एक तरह का ही अपराध होता है जिनका मकसद साइबर उत्पीड़न होता है। दोनों प्रकार के अपराधों का मूल अंतर अपराध करने वाले की उम्र है। साइबर बुलिंग या एंटी बुलिंग जहां किशोरों द्वारा किया जाता है, वहीं साइबर स्टॉकिंग वयस्कों द्वारा किया जाता है। साइबर बुलिंग के कुछ प्रमुख स्वरूप हैं: किसी को अश्लील मैसेज भेजना, किसी के सेल फोन पर मजाक भेजना, किसी के गेमिंग या सोशल नेटवर्किंग प्रोफाइल को हैक करना, किसी ऑनलाइन गेम के किसी के साथ असभ्य या बुरा व्यवहार करना, लोगों के रहस्य को ऑनलाइन उजागर करना या अफवाहें फैलाना, गलत या दूसरों की पहचान इस्तेमाल कर धार्मिक, सामाजिक, आपराधिक या अश्लील संदेशों को फैलाना। शोध के अनुसार साइबर बुलिंग के शिकार किशोरों में आत्मविश्वास की कमी को जाती है और आत्महत्या की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। बच्चों को कम उम्र से ही जागरूक बनाना चाहिए ताकि वे सतर्क रहे। माता-पिता को अपने बच्चों की ऑनलाइन गतिविधियों पर नज़र रखनी चाहिए। साइबर बुलिंग की सूचना आधिकारिक संस्थाओं को बिना किसी देरी के दें। इंटरनेट का इस्तेमाल करते समय गोपनीयता सेटिंग्स का उपयोग करें। सामग्री को निजी रखने के लिए उपलब्ध सुविधाओं का उपयोग करें। व्यक्तिगत जानकारी गोपनीय रखें। पहचान संबंधी विवरण सावधानी से साझा करें। कई बार आस पड़ोस के लोग भी साइबर प्रताड़ना का काम करते हैं। उनकी शिकायत करें। शिकायत करने के लिए आप पुलिस या अपने राज्य के साइबर सेल से संपर्क कर सकते हैं। आप राष्ट्रीय साइबर अपराध रिकॉर्डिंग पोर्टल के माध्यम से भी ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकते हैं। भारत में साइबर बुलिंग रोकने के लिए विशिष्ट कानून नहीं बने हैं। हालांकि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 67, आईपीसी धारा 507, आईटी अधिनियम की धारा 66E आदि का इस्तेमाल कई बार किया जाता है। स्कूलों, विशेष रूप से बोर्डिंग स्कूलों में साइबर बुलिंग के मामले बढ़ रहे हैं। इसलिए इंटरनेट सुरक्षा दिवस के विषय पर अमल महत्वपूर्ण है। माता-पिता, शिक्षकों, संबंधियों, सरकार, उद्योग जगत और नीति निर्माताओं को बच्चों और किशोरों की समस्या
को सुनकर ठोस और सकारात्मक कदम उठाने की आवश्यकता है। अब है देश दुनिया से चीन को साधने की अमेरिकी कोशिश। चीन को साधने की अमेरिकी कोशिश। लंदन की रक्षा कमेटी ने एक सुझाव दिया है कि ओकस यानी ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका का त्रिकोणीय ग्रुप, यानी इसी को ऑकस कहते हैं, में भारत और जापान को भी शामिल किया जाना चाहिए। ऐसा करने के साथ इस समूह का सैन्य प्रभाव पूर्वी एशिया के क्षेत्र में भी बढ़ जाएगा। सभी जानते हैं कि जापान अमेरिका का सहयोगी है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसका सैन्य प्रभाव न के बराबर है। पर सैन्य मामलों में भारत की विदेश नीति स्वतंत्र रही है। भविष्य में इस गठबंधन का विस्तार पूर्वी एशिया के विभिन्न देशों और क्षेत्रों तक होने की संभावना है। पहले अमेरिका ने इस तरह के कोई भी संबंध पूर्व के देशों के साथ नहीं बनाए हैं। अमेरिका अब तक नाटो के रूप में ही यूरोप के क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करता आ रहा था। अब वह ऐसी ही व्यवस्था एशियाई क्षेत्रों में भी बनाना चाहता है। अमेरिका द्वारा यह पूरा समीकरण चीन को साधने के लिए किया जा रहा है। इसमें चिंता की बात यह है कि इस समीकरण में इन क्षेत्रों के संतुलन और बढ़ जाएगा। शंघाई इंटरनेशनल स्टडीज यूनिवर्सिटी में सेंटर फॉर ब्रिटिश स्टडीज के निदेशक गाओ जियान का कहना है कि पूरी दुनिया के विकास के चलन को देखते हुए अब भविष्य के अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की मांग समानता, परस्पर लाभ और सहयोग पर आधारित होनी चाहिए। कुछ क्षेत्रीय देशों पर विजय प्राप्त करने के लिए उस क्षेत्र के दूसरे प्रमुख देशों का विरोध किए जाने का राजनीतिक विचार पहले ही पुराना पड़ चुका है। ऐसे में यह तय है कि इस तरह की शीत युद्ध की मानसिकता और अमेरिका एवं पश्चिम के आधिपत्य वाली सोच का एशिया प्रशांत आर्थिक व राजनीतिक सहयोग के भविष्य के रूपरेखा व बाजार में कोई स्थान नहीं होगा। इस लिहाज से ओकस कागजी शेर से ज़्यादा और कुछ नहीं है। अब है आपके पत्र से विषय है यूक्रेन के हालात। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की गहरी परेशानी में फंस गए हैं। एक तरफ से वे रूस से युद्ध लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ अपने ही देश के अनेक मंत्रियों एवं प्रशासकों के भ्रष्टाचार ने उनकी रातों की नींद हराम कर रखी है। इसी कारण पिछले सप्ताह उन्हें अपने विश्वास पात्र रक्षा मंत्री ओलेस्की रेजनिकोव को पदमुक्त करने का आदेश देना पड़ा, क्योंकि रक्षा विभाग भ्रष्टाचार से लिप्त था। यहाँ बीते एक महीने में कई प्रांतों के उप मंत्रियों एवं प्रशासनिक अधिकारियों को बर्खास्त किया गया है। इन अधिकारियों का आचरण हैरान करने वाला है। अब अगला विषय है मोटे अनाज का महत्व। भारत में मोटे अनाज का उत्पादन विश्व के कुल उत्पादन का 41% है। हमारा देश मोटे अनाज का सबसे बड़ा उत्पादक ही नहीं, सबसे बड़ा निर्यातक देश भी है। प्रधानमंत्री मोदी के अकथ प्रयासों द्वारा ही संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजार संघर्ष घोषित किया है, ताकि मोटे अनाज के महत्व और गुणवत्ता को विश्वास के समक्ष रखा जा सके। मोटा अनाज स्वास्थ्यवर्धक व पौष्टिक होता है। इसको बढ़ावा देने से किसान भी बड़े पैमाने पर लाभान्वित होंगे। अब आगे है कुछ अलग विषय है पशु पक्षियों की आदतें। इन दिनों बहुत से पक्षी खिड़की पर आकर लटके रहते हैं। वे शोर मचाकर खाना मांगते हैं। सवेरे उठते ही उनके लिए बाजरा, बिस्कुट, ब्रेड, रोटी रखती हूँ। पर घर में कोई मिठाई हो तो वह भी मिठाई, रोटी, बिस्कुट खास तौर से कौवा के लिए होते हैं। लेकिन कबूतर इन चीज़ों को हड़प लेते हैं। कौवा आ भी जाए
तो उसे भगा देते हैं। इन दिनों खिड़की के ठीक पीछे लगा चंपा का पेड़ पत्ता विहीन हो चुका है। एक सवेरे खिड़की खोलकर जब खाने का सामान रख रही थी तो लगा कि चंपा के पेड़ पर इतने पत्ते कैसे निकल आए। ध्यान से देखा तो अचंभित रह गई। वे पत्ते नहीं, तोते थे। इतने में कौआ भी आ पहुंचा। उसने एक पूरा लड्डू चोंच में दबाया और उड़ गया। क्या पता खुद खाएगा या अपने बाल बच्चों के लिए ले गया। इतने में गुरसल मैडम आ पहुंची। उन्होंने मटक मटक कर चलते हुए पहले बाजरे का मुआयना किया, फिर बिस्कुट पर उड़ती नज़र डाली। अंत में वह भी लड्डू प्रेमी निकली। इतनी देर में खिड़की बिना बंद किए उन्हें देखती रही। तभी कौआ महोदय फिर पधारे। साथ में एक साथी भी था। इस बार उन दोनों ने एक एक बिस्कुट मुंह में दबाया और चंपा के पेड़ पर जा पहुंचे। उनकी चोंच तोते की तरह पैनी नहीं होती, न ही पंजे उनके तरह मुड़ जा सकते हैं। इसलिए बिस्कुट को चंपा की डाली पर रखा, उसे एक पैर से दबाया और खाने लगे। खाने की यह विविध ट्रेनिंग इन्हें कैसे मिली होगी, या वक्त के साथ ये भी अपने खाने पीने की आदतों में बदलाव कर देते हैं। कई बार पशु पक्षियों को भी चीज़ें खाते देखा है जिसके बारे में सहज कल्पना नहीं की जा सकती। बहुत पहले घर में एक तोता था जिसे दूध में भीगी रोटी खाने का बहुत शौक था। इसी तरह एक बिल्ली को संतरा इतना पसंद था कि उसकी खुशबू भर से वह बेचैन हो जाता था। एक बिल्ली अंकुरित चने बहुत शौक से खाती थी। एक दूसरे पिल्ले को कच्ची गाजर और पत्ता गोभी खाने का बहुत शौक था। इसी तरह पक्षियों के साथ भी होता होगा। एक भुट्टे वाले ने एक तोता पाल रखा था। वह कच्चे के मुकाबले भुना नमक मसाले वाला भुट्टा खाना पसंद करता था। लोग उसे ऐसा करते देख बहुत चकित होते थे। इसी तरह घोंसले बनाने की सामग्री में भी बदलाव होते देखा है। पहले जब एंटीना वाले टेलीविज़न सेट होते थे, उनके एंटीना के पुराने तार फेंक दिए जाते थे तो चीलें उन्हें लेकर उड़ती अक्सर दिखती थी। कई पेड़ों पर इनसे बने घोंसले भी नज़र आते थे। वक्त के साथ आदमी ही नहीं, पशु पक्षी भी अपनी आदतों में बदलाव करते हैं। जीवन का यही नियम भी है। अगला विषय है अहंकार एक कारागृह है। स्वयं को पा लेना बहुत कठिन है, स्वयं को पूरा जान लेना भी बहुत कठिन है, परंतु उससे ज़्यादा कठिन स्वयं को खोना और विसर्जित करना है। यदि एक व्यक्ति कारागृह में कैद हो तो वहाँ से मुक्त होने के लिए पहली शर्त तो होगी कि वह जाने कि कारागृह में कैद है। दूसरी शर्त होगी कारागृह को ठीक से पहचानना कि कारागृह क्या है। कहाँ है दीवार, कहाँ है मार्ग, कहाँ है खिड़कियाँ, कहाँ है शीशे, कहाँ है कमज़ोर रास्ता, कहाँ से निकला जा सकता है, कहाँ पहरेदार है। दूसरा सूत्र होगा कारागृह से पूरी तरह परिचित होना, कारागृह के प्रति पूरी तरह सचेतन होना, तब कहीं कारागृह से छुटकारा मिल सकता है। मनुष्य के गहरे व्यक्तित्व में स्व ही कारागृह है। स्व में अहंकार ही कारागृह है। छोटा कारागृह है, लेकिन बड़ी शक्तियों से भरा है। बड़े खजाने डूबे हैं। उसके बाहर विराट का विस्तार है, जहाँ मुक्ति है। हमें
अपने इस स्वयं का ही पता नहीं है कि इतना बड़ा क्या है। जिस दिन हमें अपने स्वयं की पूरी संपदा का, अपने स्वयं की शक्ति का पता चलता है, उसी दिन यह खतरा है कि हम भूल जाएं कि यह स्व बड़ी छोटी भूमि है। यह बड़ी अनंत भूमि का एक छोटा सा टुकड़ा है। यह ऐसे ही है जैसे किसी ने मिट्टी के घड़े में पानी भर के सागर में छोड़ दिया हो। यह मिट्टी के घड़े के भीतर पानी है, सागर का ही, लेकिन सागर की उस मिट्टी के घड़े से बाहर जो सागर है, उसमें इसकी तुलना हम भी मिट्टी के घड़े हैं। मिट्टी के घड़े को भी एक दिन तोड़ना ही पड़ता है। जो स्वयं है, जो मैं हूँ, यह आत्मा का भाव है, यह जो अहंकार है, यह घेरे हुए हैं। लेकिन जिस दिन स्वयं को पूरी गरिमा का पता चलता है, उसी दिन मिट्टी का घड़ा सोने का हो जाता है। तोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए बहुत बार साधक के भीतर अद्भुत अहंकारों का जन्म होता है। बहुत बार साधना के पथ पर चलने वाले को जो अंतिम चीज रोक लेती है, वह जगत है, जहाँ उसका मैं सोने का हो रहा है। यहाँ रुक जाना वैसा ही है कि जैसे कोई आदमी अपनी मंजिल से करीब आकर द्वार पर रुक जाए, सारा रास्ता तय करे और मंजिल के बाहर ठहर जाए। ऐसा होता भी है। इसी के साथ प्रभात खबर का संपादकीय प्रभात समाप्त होता है।